अस्सलाम वालेकुम। पहले तो जो त्यारे के इस अलमनाक हादसे में हमसे जुदा हुए हैं और कोविड-19 की वजह से भी इस दुनिया में नहीं रहे, और दीगर शहदा और मरहूमीन के लिए दुआ और 1 मिनट की खामोशी। दुआ कर लें। जी, तो आज आपको ज़हमत इसलिए दी कि फिर से एक नया शोशा जो है वो छोड़ा गया है, और आप सबके सामने है कि सिंध गवर्नमेंट 26 फरवरी से, जब से हमारा एक केस आइडेंटिफाई हुआ कराची से, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। टास्क फोर्स बना दी गई, सारे स्टेप्स आप सबके सामने हैं। और दूसरी तरफ अपनी नाअहली और दीगर चीज़ों को छुपाने के लिए और एक नया शोशा छोड़ दिया गया, और फिर ये भी सब पर आया है कि जिस कमीशन की रिपोर्ट्स पर आजकल बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, उसके TORs में भी वो ईयर्स नहीं है कि जिनको मुंसलिक किया जाता है सिंध गवर्नमेंट से, और ख़ास तौर पर मोहतरम मुराद अली शाह साहब से। फिर कहा जाता है कि उनको बुलाया, वो नहीं आए। जब TOR में वो साल ही नहीं थे तो वो क्यों जाते? और फिर उस पूरी रिपोर्ट में या जो कमीशन का सिलसिला है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस चीफ मिनिस्टर के लिए सब कुछ लिखा गया उसका नाम तक नहीं ले रहे। जिस प्राइम मिनिस्टर ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी उनका कहीं जिक्र नहीं है, उनका कोई नाम नहीं है। सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के लिए ये सारी बातें की जा रही हैं, और फिर उसको मिलाया जा रहा है ओमनी ग्रुप से। तो ये भी मैं वजाहत कर दूं कि ओमनी ग्रुप को वो जो सब्सिडी, जो बहुत बड़ा एक पहाड़ बना के सामने पेश किया जा रहा है, तो उस पूरी सब्सिडी की जितनी भी उनकी शुगर मिल्स हैं उनको 15.40% जो है वो सब्सिडी दी गई है। इसका मतलब है कि 84% से ज़्यादा सब्सिडी दीगर शुगर मिल्स को दी गई है, जिसमें जो ज़्यादा नाम आजकल लिया जा रहा है, नाम वैसे नहीं लेना चाहिए उनका, क्योंकि उनकी फैक्ट्री का नाम कुछ और है, मिल का। लेकिन जैसे जहांगीर तरीन साहब की बात की जाती है, खुसरो परवेज़ साहब की बात की जाती है, खुसरो बख्तियार साहब की, इसी तरह दीगर जो लोग हैं उनकी बात की जाती है। मैं उनके नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि आजकल आ रहे हैं, टॉक ऑफ द टाउन है, मीडिया में खुद उनके नाम लिए जा रहे हैं, तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। उनकी मिलें, और फिर दीगर जो यहाँ पे हैं उनको 84% से ज़्यादा सब्सिडी दी गई। और ये सब्सिडी क्यों दी गई? सब्सिडी इस वजह से दी गई कि आपको अगर वो साल याद हो तो यहाँ पे बहुत अच्छी काश्त हुई थी गन्ने की फसल की, और जितनी भी फैक्ट्रीज थी, मिल्स थी, उनके पास बहुत ज़्यादा ओवर स्टॉक था चीनी का। तो जाहिर है जब उनके पास चीनी ज़्यादा मिकदार में होगी तो वो क्रशिंग सीज़न शुरू नहीं कर रहे थे। सिंध गवर्नमेंट ने उन पर प्रेशर रखा कि आप करें, क्योंकि हमें मफाद अजीज था आम ग्रोअर का, आम काश्तकार का, आम ज़मींदार का, कि उसका गन्ना ये मिलें उठाएं ताकि उसका सिलसिला जो है वो चल सके। तो ये इस वजह से नहीं उठाया जा रहा था गन्ना कि वो कह रहे थे कि हमारे पास ऑलरेडी चीनी जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में, इसलिए हम
फैक्ट्रीज नहीं चलाएंगे। फिर इसी वजह से ये सब्सिडी दी गई ताकि वो अपनी चीनी जो है उसको एक्सपोर्ट करें और यहाँ के जो काश्तकार हैं उनका गन्ना जो है वो ख़रीद सकें। और ये सब्सिडी इस वजह से होती है कि जब इंटरनेशनली मार्केट जो है वो कम होती है चीनी की, तो ज़ाहिर है एक्सपोर्ट नहीं होती, तो ये सब्सिडी और दीगर मराहत जो हैं वो दी जाती हैं। अच्छा, अब तो इन्होंने सब कुछ सही कर लिया ना, जैसे ये कह रहे हैं, तो इस वक्त चीनी की प्राइस क्या है, उस वक्त चीनी की प्राइस क्या थी, और आज इन फरिश्तों की हुकूमत में चीनी 80 रुपये से ज़्यादा क्यों महंगी है। तो ये वो चीज़ें थी। और फिर ये तो हम तो इनसे ये पूछते हैं, अवाम इनसे ये पूछ रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने सबको मामू बनाया, पीपल्स पार्टी, PMLN, दीगर पार्टीज पर क्रिटिसिज्म की, अपने जो इनका मैनिफेस्टो था इलेक्शन का, दीगर जगहों पे दूसरों को ये जो भी पेश करते रहे उनको बना के, खुद तो ये फरिश्ते हैं ना, तो फरिश्तों ने क्यों वही काम शुरू कर दिए जो हम बुरे कर रहे थे। तो ये भी इनसे लोग आज पूछ रहे हैं, और ये अपनी इन चीज़ों को छुपाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो फैक्ट्स और फिगर भी मुकम्मल तौर पर हैं, और मैं मुर्ज़ा वहाब साहब से कहूँगा कि वो आपको इनके मुतल्लिक पूरी डिटेल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब ने आपको जो ओवरऑल शुगर सब्सिडी के हवाले से सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़ दिया। मैं आज आपके सामने कुछ और बात करना चाहूँगा उस शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से, और मैं वो डॉक्यूमेंट्स जो कि शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट में ख़ुद जमा हुए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स का सहारा लेते हुए जो बदनीयती है उस बदनीयती को आपके सामने पेश करूंगा, और आपको बताऊंगा कि जब सिंध हुकूमत ने सब्सिडी दी थी तो वो अक्रॉस द बोर्ड दी गई थी, किसी एक बिजनेस कंसर्न को, किसी एक मिल को नहीं दी थी। अक्रॉस द बोर्ड जितनी मिलें सूबा सिंध में चलती हैं उनको दी थी। और जैसे शाह साहब ने बताया कि उसमें बिल्कुल इम्पार्शियलिटी थी, फेयरनेस थी। उसका पर्पज़ ये था कि आपको अपने शुगर केन ग्रोअर्स, अपने काश्तकार के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए आपने दी थी। और मैं आपको डॉक्यूमेंट का नतीजा ये था कि जो चीनी की कीमत थी सूबा सिंध के अंदर, वो ना सिर्फ स्टेबलाइज हुई हमारी सब्सिडी के बाद, बल्कि उसमें कमी आई। मैं वाज़ेह करना चाहूँगा इब्तिदा में कि साल 2020 में, साल 2019 में, साल 2018 में सिंध हुकूमत ने कोई भी सब्सिडी शुगर केन सेक्टर को या शुगर इंडस्ट्री को नहीं दी। आखिरी सब्सिडी जो सिंध हुकूमत ने शुगर के हवाले से दी थी वो दिसंबर 2017 में दी थी। और उस सब्सिडी देने के बाद जो कीमतें हैं सूबा सिंध के अंदर, मैं आपको मवाजना सिर्फ करना चाहूँगा कि दिसंबर 2017 में जब सिंध हुकूमत ने सब्सिडी दी तो चीनी का सिंध में रेट, होलसेल रेट 50 रुपये 10 पैसे था और रिटेल रेट 53 रुपये था। और ये रिटेल रेट जो कि 53 रुपये था, ये फरवरी में गिर के 51 रुपये 50 पैसे हुआ, मार्च में गिर के 51 रुपये हुआ। ये शो करता है कि जो सब्सिडी दी गई थी उसके मुस्बित नताइज सूबा सिंध में आए, जिसका फ़ायदा ना सिर्फ हमारे काश्तकार को हुआ बल्कि एक आम आदमी को हुआ जो कि चीनी को कंज्यूम करता है। और जैसे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि हम तो बुरे थे, आज फरिश्तों की जो हुकूमत है उसमें कैसे 80 रुपये किलो चीनी मिल रही है। मैं आज का रेट आपको दे रहा हूँ 80 रुपये किलो, तो 53 रुपये कहाँ जब हम सब्सिडी दे रहे थे और 80 रुपये कहाँ। मैं समझता हूँ आवाम इस बात का फ़ैसला करेगी। अब मैं आता हूँ इस रिपोर्ट के ऊपर।
नवंबर 2019 से लेके जनवरी 2020 तक पाकिस्तान के अंदर शुगर की एक सपोजिडली किल्लत हुई, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हुआ। बड़ा सिंपल कि डिमांड सप्लाई का गैप था, सप्लाई कम थी चीनी की, डिमांड ज़्यादा थी, मुनाफाखोरों ने इससे फ़ायदा उठाया और चीनी की कीमतों में इजाफा किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 20 फरवरी को एक इंक्वायरी ऑर्डर की। उन्होंने कहा मुझे अदराक है लोगों की परेशानी का, मैं चाहता हूँ ये मामला ख़त्म हो, तो इसलिए मैं एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील देता हूँ, जिस इंक्वायरी कमेटी के TORs थे। उस इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 9 मार्च को वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जमा कराई। तकरीबन 18 रोज़ बाद अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जमा कराई, जो रिपोर्ट ये है। इस रिपोर्ट की तश्कील या इस रिपोर्ट को बनाते वक्त एक बार भी वज़ीर आला सिंध को ना नोटिस मिला, ना कोई सवालनामा मिला, ना किसी ने इंटीमेट किया। इस इंक्वायरी कमेटी के जो TOR थे वो तकरीबन 90% हुई TOR हैं जो कि इंक्वायरी कमीशन के हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट में एक बार भी सूबाए सिंध के वज़ीर आला को, सिंध हुकूमत के सरबराह को एक बार भी मदऊ नहीं किया गया। क्यों मदऊ नहीं किया गया? कि इस पूरी रिपोर्ट में जो उसका फोकस था वो 2019 की शुगर प्राइसेस थी। चूँकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फैसला ये किया था कि भाई 2020 जनवरी में कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, मुझे इस मामले को हल करके दो, मुझे बताओ वो कौन से मोहरकात हैं जिनकी वजह से शुगर की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो इस इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जमा कराते वक्त 2019 की प्राइसेस को लिया और एक बार भी वज़ीर आला सिंध को मदऊ नहीं किया गया। ये शो करता है कि सिंध हुकूमत का इस पूरे प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही गुजारिश कर चुका हूँ आपको कि सिंध हुकूमत ने 18, 19, 20 में कोई शुगर सब्सिडी नहीं दी। इस इंक्वायरी रिपोर्ट को जमा कराते वक्त DG FIA ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक ख़त अरसाल किया और उस ख़त के अंदर आखिर में उन्होंने कहा कि सर ये मेरी फाइंडिंग है कमेटी की, 3 मेंबर कमेटी थी ये, इसको फोरेंसिक के लिए भेजना चाहिए और इस इंक्वायरी कमेटी की फाइंडिंग को लीगल कवर देने की ज़रूरत है। ये 2 गुजारिशात थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 16 मार्च 2020 को 2017 के इंक्वायरी कमीशन कानून के तहत एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया ताकि वो कानूनी लीगल कवर मिल सके इस रिपोर्ट को, इसका फोरेंसिक ऑडिट हो सके। जो TORs थे कुछ 4-5 ऐड कर लिए गए, लेकिन सब के सब इसी शुगर क्राइसिस के बारे में थे, किसी का ताल्लुक माजी के हवाले से नहीं था। कमीशन तश्कील हो गया, कमीशन को 40 दिन का टाइम दिया गया कि अपनी TORs के मुताबिक आप इंक्वायरी करेंगे। और TORs इसलिए अहम है कि जो कमीशन का 2017 का कानून है वो ये कहता है कि कमीशन जो इंक्वायरी करेगा वो स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद TORs करेगा। TOR क्या है? मैंने आपको बताया, कमेटी के और कमीशन के वो तकरीबन 90% सेम है, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। और इंक्वायरी कमेटी के अंदर 2019 के फिगर्स को रेस किया गया। 40 दिन गुजर गए, अगेन वज़ीर आला सिंध को कभी रुजू नहीं किया। एक बार कोई वज़ीर आला सिंध को ख़त नहीं आया। पहला ख़त वज़ीर आला सिंध को आता है 11 मई 2020 को फर्स्ट, और वज़ीर आला सिंध को कहा जाता है कि आप 13 तारीख को हमारे सामने पेश हों। वज़ीर आला सिंध जो कि माजी में तमाम इंक्वायरी कमीशंस के सामने अपीयर हुए हैं, चाहे वो JIT हो, चाहे वो NAB हो, उन्होंने अपनी कानूनी टीम से मशावरत की और मशावरत के बाद ये फ़ैसला किया गया कि चूँकि ये मामला वज़ीर आज़म ने 2019-20 के शुगर क्राइसिस के हवाले से उठाया था और सिंध हुकूमत का
उस प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए ये TORs के ऐन मुताबिक नहीं है और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आला सिंध ने एडवोकेट जनरल सिंध के ज़रिए 13 मई को इंक्वायरी कमीशन को अपना जवाब भेजा और यही तमाम गुजारिशात की कि जी मैं आपके दायरे कार में नहीं आता हूँ। इंक्वायरी कमीशन ने 13 तारीख को ही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 13 तारीख को सुबह बुलाया, 13 तारीख की सुबह को सिंध हुकूमत का ख़त मिलता है उनको, उसी 13 तारीख को वो हमें एक जवाबी ख़त लिखते हैं और कहते हैं नहीं जी नथिंग डूइंग। 14 मई को सुबह इतने बजे वज़ीर आला सिंध को आना पड़ेगा और हमारे दायरे कार में आता है ये। और उन्होंने हवाला दिया, उनकी इन राइटिंग है ये बात, उनके ख़त में उन्होंने हवाला दिया TORK का। Was export of sugar justified? Any subsidy given on export and its impact with potential beneficiaries? इसका उन्होंने हवाला दिया। मेरी अगेन गुजारिश थी और हमने इसका जवाब दिया उनको कि ये अगेन 2019-20 के हवाले से था जब शुगर क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर हुआ। और आप सबको पता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का इख्तियार किसी सूबाई हुकूमत के पास नहीं है। किसके पास है? आईने पाकिस्तान के तहत वफाकी हुकूमत के पास। एंट्री नंबर 27, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। हमने फिर उनको कह दिया कि जी हम आपके दायरे कार में नहीं आते। अब मैं आपको बताता हूं कि वो दायरे कार में लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। जैसा कि मैंने गुजारिश की कि एक्सपोर्ट का फैसला करना किसकी जिम्मेदारी है? वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। यह शुगर कमीशन की जो 350 पेजेस पर मुश्तमिल रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा जहां पे उन्होंने लिखा है कि वी हैव एविडेंस टू बैकअप आवर स्टेटमेंट कि एक्सपोर्ट की वजह से चीनी की कमी हुई और चीनी की प्राइसेस में इजाफा हुआ। सिंपल इकोनॉमिक्स है, सप्लाई कम हो गई, डिमांड बढ़ गई, कीमतों में इजाफा कर लिया गया। अब क्वेश्चन यह है कि किसने चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी? चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी ECC ऑफ द कैबिनेट ने, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने। कब दी? 24 दिसंबर 2018 को। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 24 दिसंबर 2018 को ECC ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ने इजाजत दी कि आप शुगर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं 1 मिलियन। तारीख इसकी 4 दिसंबर नहीं, अक्टूबर है। 4 दिसंबर को दूसरा फैसला होता है। अब ये फैसला क्यों किया जाता है? ECC के पास ये खुद इख्तियार नहीं है कि वो फैसला करे जब तक जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो समरी मूव ना करे। एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसको हेड करते हैं अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। रज़ाक दाऊद साहब का डिपार्टमेंट 28 सितंबर 2018 को एक समरी मूव करता है ECC के लिए। कौन करता है? फेडरल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स को। कब करता है जी? 28 सितंबर 2018 को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनकी कमीशन की रिपोर्ट कह रही है। एनेक्शर नंबर 10 है, सफ़ा नंबर 311, सफ़ा नंबर 311 डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। सूबाई हुकूमत का डॉक्यूमेंट नहीं है। इस डॉक्यूमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो इस डॉक्यूमेंट के आखिरी पैराग्राफ में लिखा है कि एडवाइजर ऑन कॉमर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट हैज सीन एंड ऑथराइज द सबमिशन ऑफ द समरी टू द ECC ऑफ द कैबिनेट। और इसमें क्या गुजारिश है? पहली गुजारिश ये है कि 1 मिलियन टन शुगर को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाए और किस तरह की जाएगी वो तमाम तरीक़ेकार दिया है। लेकिन जो पहली रिक्वेस्ट है मैं इस पर ज़रा एम्फसाइज करना चाहूँगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। पहली रिक्वेस्ट है, वो कहते हैं नो फ्रेट और फाइनेंशियल सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड टू मिलर्स एक्सपोर्टर्स बाय द फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यानी कि कोई सब्सिडी,
कोई रिलीफ, कोई बेनिफिट जो है मिलर को नहीं देगा। कौन कह रहा है ये? वफाकी हुकूमत का डिपार्टमेंट कह रहा है। ये रिक्वेस्ट जाती है ईसीसी के पास, ईसीसी इस रिक्वेस्ट को मंजूर करती है और चुनाचे 1 मिलियन टन शुगर को एक्सपोर्ट करने की ईसीसी इजाज़त दे देती है। और ईसीसी, फेडरल कैबिनेट, वजीर आजम सब कहते हैं ना कि कलेक्टिव मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल मैं कुछ नून लीग के दोस्तों का भी स्टेटमेंट सुन रहा था, कहते प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। मैं आपकी जो अटेंशन है वो ड्रॉ करना चाहूंगा असल कागज पे, जो कि बाद में फिर मूव किया गया, और वो कागज है जिसकी तारीख है 3 दिसंबर 2018। 3 दिसंबर 2018 को मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ने एक और समरी ईसीसी को भेजी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सितंबर की समरी 1 मिलियन टन की, जिसके अंदर कहा था कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी, कोई फ्रेट चार्जेस नहीं दिए जाएंगे, वो अक्टूबर में ईसीसी ने अप्रूव कर ली, अप्रूव हो गई वो। 3 दिसंबर 2018 को एक और समरी मूव करती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये एनेक्शर 11 है इस कमीशन की रिपोर्ट का, और सफा नंबर 322 पर यह डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। यह डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर 3 मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूंगा। पहली चीज, पहली रिक्वेस्ट कि एक्सपोर्ट की इजाजत में फर्दर इजाफा किया जाए, 1 मिलियन टन से 1.1 मिलियन टन कर दिया जाए। दूसरी रिक्वेस्ट कि 2 अरब रुपए का फ्रेट सपोर्ट दे दिया जाए। पहले इजाजत दी गई थी, जो कि रज़ाक दाऊद साहब ने समरी मूव की थी, वो 1 मिलियन टन की थी, जिसको ईसीसी ने अक्टूबर में अप्रूव कर दिया। 3 दिसंबर 2018 को एक और समरी मूव करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। उसमें बड़ी सारी गुजारिशात है, उसमें 3 इंपॉर्टेंट गुजारिशात हैं जिसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं। पहली चीज कि 1 मिलियन टन से आप एक्सपोर्ट परमिशन को बढ़ा के 1.1 मिलियन टन कर दें, यानी कि 11 लाख टन एक्सपोर्ट की इजाजत दे दें आप, पहले 10 लाख थी। दूसरी चीज कहते हैं कि फाइनेंस डिवीजन में भी डायरेक्टेड टू इमीडिएटली रिलीज 2 बिलियन ऑफ आउटस्टैंडिंग फ्रेट सपोर्ट क्लेम्स। 2 अरब रुपए फौरी तौर पर फ्रेट सपोर्ट क्लेम के इशू कर दिए जाए। और तीसरी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, इन केस freight support is decided to be provided on export of sugar, the decision of ECC dated so and so, ratified by the cabinet, on not providing freight support on export of sugar by the federal government will have to be reviewed। यानी कि रज़ाक दाऊद साहब की समरी में कहा था नो फ्रेट सपोर्ट एट ऑल, इन्होंने कहा नहीं, उसमें लचक दिखाएं। ये कागज बहुत जरूरी है। जो लोग आके टीवी पर बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, लोगों की पगड़ियां उछालते हैं, इल्जाम तराशी करते हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा आप सबके पास ये रिपोर्ट अवेलेबल है, नहीं है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पेज नंबर, सफा नंबर 322, टाइटल है इसका रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज कन्फ्रंटिंग द शुगर इंडस्ट्री, समरी फॉर द ईसीसी ऑफ द कैबिनेट, कॉपी नंबर 69, सीक्रेट। इस डॉक्यूमेंट के पैरा नंबर 5 पे लिखा है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, एडवाइजर ऑन कॉमर्स, टेक्सटाइल, इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट हैज सीन एंड अप्रूव्ड द समरी। यानी कि जैसे पिछली बार हुआ था, रज़ाक दाऊद साहब ने इसको अप्रूव किया। नीचे वाला पैराग्राफ, पैरा 6, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर इन चार्ज फॉर कॉमर्स हैज सीन एंड अप्रूव्ड सबमिशन ऑफ समरी टू द ईसीसी ऑफ द कैबिनेट। उर्दू में पढ़ देता हूं आसान। प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम, वजीर आजम कौन? इमरान खान साहब। वजीर आजम इमरान खान, मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ कॉमर्स, वजीर जो कि इंचार्ज है कॉमर्स का, उसने समरी को देखा है और अप्रूव किया है। मैं नहीं कह रहा, ये सिंध हुकूमत नहीं कह रही है, ये कौन कह रहा है? इंक्वायरी कमीशन, जिसकी रिपोर्ट हमारे पास तो डॉक्यूमेंट था नहीं,
ये बहुत शुक्रगुजार हूं मैं इनका कि उन्होंने कागजात हमें प्रोवाइड किए। ये वफाकी हुकूमत के कागजात हैं, हमारे पास तो डोमेन नहीं है, हमें तो मिलते नहीं है। तो बहुत शुक्रगुजार हूं, उन्होंने कागज दिया कि वजीर आजम की इजाजत से 1.1 मिलियन टन शुगर को एक्सपोर्ट करने का फैसला किया गया। वजीर आजम की इजाजत से सब्सिडी में लचक दाने की, फ्रेट पे लचक की इजाजत दी गई और 2 अरब रुपए फ्रेट सब्सिडी फौरी तौर पर पे करने की इजाजत दे दी गई। इसका अप्रूवल, जो वजीर आजम की रिक्वेस्ट थी, इसका अप्रूवल पेज 69 ऑफ रिपोर्ट पे है। पेज 69 ऑफ रिपोर्ट पे पैरा नंबर 224 मैं पढ़ देता हूं ताकि तमाम लोग समझ सकें इस चीज को। ऑन 4th December 2018 इन द ECC मीटिंग द फॉलोइंग वर अलाउड। एनेक्चर 11 जो मैंने आपको बताया है, पढ़ के सुनाया। एक्सपोर्ट कोटा टू बी एनहांस्ड बाय 0.1 million metric tons without any freight support. Since the entire issue of freight support arose due to varying procurement prices of sugarcane fixed by the provincial governments, therefore the freight support may be determined paid by the respective provincial governments if deemed appropriate. इसलिए बोलदार साहब ने फ्रेट सपोर्ट दी। वो भी बेचारा मजलूम आदमी जो है ना, उसको उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। और तीसरा, the ECC directed finance division to release rupees 2 billion for payment of outstanding claims of freight support for sugar export being federal share. ये कहते हैं ना, शायद खाकाना अब्बासी साहब की हुकूमत ने गलत काम किए थे, उसके पैसे माशाल्लाह पेमेंट ये लोग कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ECC का फैसला कह रहा है। अब कुछ और मैं पॉइंट्स पढ़ दूं जो कि इस रिपोर्ट में खुद इंक्वायरी कमीशन ने मेंशन किए हैं। पेज नंबर 70, पैराग्राफ नंबर 230। इंक्वायरी कमीशन कहता है, ये सुनिए जरा, इंक्वायरी कमीशन कहता है, he was further asked that why despite the fact that the issue of rapidly increasing prices was raised in sugar advisory board meetings by the provinces, डिस्पाइट द फैक्ट कि सूबों ने शुगर एडवाइजरी बोर्ड में बार बार चीनी की कीमतों में इजाफे का इशू रेस किया, नो डिसीजन वॉज मेड टू डिसकंटिन्यू द एक्सपोर्ट ऑफ शुगर। सूबे बार बार कह रहे हैं कि कीमतों में इजाफा हो रहा है चीनी के, शुगर एडवाइजरी बोर्ड में कह रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब ECC ने पहला फैसला किया था शुगर एक्सपोर्ट की इजाजत देने का, उस रिपोर्ट में लिखा है, उस फैसले में लिखा है, इन केस ऑफ एनी एबनॉर्मल इंक्रीज इन द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ शुगर द कमिटी वुड रेकमेंड टू द ECC ऑफ द कैबिनेट फॉर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ फर्दर एक्सपोर्ट। यानी कि जो ECC का फैसला था वो भी मशरूत था कि कीमतें पाकिस्तान के अंदर स्टेबलाइज अगर नहीं रहीं, अगर कीमतों में इजाफा हुआ तो आपको एक्सपोर्ट को मुअत्तल करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान की आवाम को सस्ती चीनी मिल सके। लेकिन उन्होंने मुअत्तल नहीं किया। इनका इंटरेस्ट था जाए चीनी बाहर, क्या फर्क पड़ता है। पैराग्राफ 234, पेज नंबर 71। द शुगर एडवाइजरी बोर्ड should have considered that if the increase in the price of sugar was not due to shortage of stocks, then the intervention of the government was necessary to counter market manipulation. कौन कह रहा है? ये कमीशन कह रहा है। किसके लिए कह रहा है? गवर्नमेंट के लिए कह रहा है। गवर्नमेंट ने कुछ किया? कुछ नहीं। पैरा नंबर 233, द कमीशन हैज गैदर्ड, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सिंध हुकूमत नहीं कह रही है ये, द कमीशन हैज गैदर्ड इनफ एविडेंस टू स्टैब्लिश दैट द एक्सपोर्ट ऑफ शुगर इज वन ऑफ द रीजंस फॉर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ शुगर इन द डोमेस्टिक मार्केट। कौन कह रहा है? ये कमीशन कह रहा है। मैं उर्दू में पढ़ देता हूं कि कमीशन ने इतना मवाद, इतना एविडेंस इकट्ठा कर लिया है कि यह कहा जा सकता है कि इतना एविडेंस है
कि ये चीज साबित होती है कि शुगर की एक्सपोर्ट एक बड़ी वजह है कीमतों में इजाफे की। ये सारी बातें अब ये कमीशन कह रहा है, सिंध हुकूमत नहीं कह रही। अब मैं इन तमाम बातों को समराइज करता हूं। सबसे पहले, अगर कीमतों में इजाफा हुआ, बल्कि नहीं, एक्सपोर्ट की इजाजत किसने दी? वफाकी हुकूमत ने दी, ईसीसी ने दी। वफाकी हुकूमत का सरबराह कौन है? वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब। इमरान खान साहब की काबीना की ईसीसी कमेटी को समरी किसने पेश की? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ने पेश की। पहली बार वो समरी रज़ाक दाऊद साहब पेश करते हैं, जिसके अंदर बहुत सख्तियां थी। 1 मिलियन टन की इजाजत तो मांगी थी, लेकिन सख्तियों के साथ। उन सख्तियों पर रिलैक्सेशन के लिए एक और समरी मूव होती है 3 दिसंबर को। वो समरी कौन करता है मूव? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। लेकिन ये समरी रज़ाक दाऊद साहब मूव नहीं करता अकेले, ये समरी मूव करती है डिपार्टमेंट वजीर आजम की मंजूरी के बाद। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कागजात कह रहे हैं, वो कागजात कह रहे हैं जो कि कमीशन की रिपोर्ट में लगे हुए हैं। अब मेरा सवाल यह है, कमीशन खुद कह रहा है कि शुगर की एक्सपोर्ट की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसका नुकसान हुआ, जिसके लिए वजीर आजम को एहसास था कि गरीब आदमी मुश्किल में है, तो उन्होंने कहा जी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कहीं पर वजीर आजम पाकिस्तान को कोई चिट्ठी लिखी उन्होंने? कहीं पर मुराद अली शाह के लिए, सिंध हुकूमत के लिए चिट्ठी भी लिख दी जाती है। शहजाद अकबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी फोकस जो है वो सिंध हुकूमत होती है, मुराद अली शाह साहब होते हैं, हमारी सारी काबीना साथ खड़े हैं। कोई ये तो बताए कि आपकी अपनी फाइंडिंग कहती है कि एक्सपोर्ट की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ, एक्सपोर्ट की इजाज़त वफाकी काबीना ने दी। वफाकी काबीना में तमाम वज़रा हैं, सरबरा वज़ीर आज़म है, और जो रिक्वेस्ट गई थी वो वज़ीर आज़म की मंजूरी के साथ गई थी। तो अगर अक्रॉस द बोर्ड इंक्वायरी हो रही है, शफाफ इंक्वायरी हो रही है, तो फिर वज़ीर आज़म कानून से बालातर तो नहीं है। इमरान खान साहब तो तहरीक इंसाफ, रूल ऑफ लॉ की बात करते थे, तो खान साहब को मदऊ करना चाहिए था, उनसे सवाल जवाब होना चाहिए था। कोई सवाल जवाब नहीं किया गया। अगर फोकस है तो सिंध हुकूमत है, मुराद अली शाह है। मैंने जो बातें की हैं वो हेयर से पर मबनी नहीं है, वो शवाहिद पर मबनी है। जो शवाहिद अल्हम्दुलिल्लाह इस मौजूदा बहुत ही काबिल जो हमारी वफाकी हुकूमत है, उस काबीना ने ये डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ शेयर किए। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये डॉक्यूमेंट्स दिए ताकि हम इस बात का पता चला सकें कि एक्सपोर्ट की इजाज़त जो है, या तमाम रियायत देने की इजाज़त वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इजाज़त से दी गई थी, उनकी मंजूरी के बाद दी गई थी। मैं समझता हूँ कि बार बार चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए मामले को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अच्छा फैसला किया था कि हाँ, चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है, चीनी की शॉर्टेज है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जिन लोगों ने मुनाफा कमाया है उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, जो लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये जो रिपोर्ट थी 20 फरवरी वाली, वो इसी बारे में बात कर रही थी। लेकिन चूंकि इस रिपोर्ट में कहीं सिंध हुकूमत फिट नहीं हो रही थी, आपके सियासी अपोनेंट्स फिट नहीं हो रहे थे, नून लीग फिट नहीं हो रही थी, तो आपने कहा नहीं, ज़रा पीछे जाओ। तो आप गैर कानूनी तौर पर पीछे गए। 2017 के फिगर्स आपने रेस किए, और उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी फिगर दे चुका हूं कि हमने जब आखिरी सब्सिडी दी थी तो सूबा सिंध के अंदर ना सिर्फ शुगर की कीमत स्टेबलाइज हुई, बल्कि उसकी कीमत में कमी आई। नासिर शाह साहब आपको बता चुके हैं कि सिंध हुकूमत ने जो सब्सिडी दी वो अपने काश्तकार के लिए दी, अक्रॉस द बोर्ड दी, और उसके अंदर किसी एक मखसूस फैमिली या किसी एक मखसूस शख्स के लिए नहीं दी गई। कोई 26 शुगर मिल्स हैं जिनको वो सब्सिडी दी गई। वो तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है, जिसके अंदर बहुत सारे वो लोग हैं जो कि हमारे बहुत बड़े नाकिद हैं, बहुत बड़े नाकिद हैं हमारे जी। एक नाम जो आपने लिया वो भी हैं, उनको भी सब्सिडी मिली है माजी में। जो लोग हमें रोज बुरा भला कहते हैं, हमने उनको भी दी, क्योंकि हम सब्सिडी किसी मिल को नहीं दे रहे थे, हम अपने काश्तकार को दे रहे थे। ये स्पिरिट था।
और मैं समझता हूं सब्सिडी देने का अमल मौजूदा पंजाब हुकूमत ने भी काश्तकार को बेनिफिट देने के लिए किया, बट अनफॉर्चुनेटली चूंकि वफाकी हुकूमत बदनीयती पर बिलीव करती है, चूंकि उनका इंटरेस्ट था कि वजीर आजम को बचाएं, वजीर आजम की काबीना को बचाएं, अपने लोगों को बचाएं, इसलिए उन्होंने मामलात को डाइवर्ट करने के लिए पीछे गए। और मैं समझता हूं कि इन तमाम बातें करने के बाद ये चीज़ बड़ी आया हो जाती है कि बदनीयती कहाँ है, और शफाफ तहकीकात के लिए, इंक्वायरी के लिए सबसे पहले मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उन्होंने क्यों शुगर की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, क्यों उन्होंने 2 अरब रुपए फौरी तौर पर देने की इजाज़त दी, क्यों उन्होंने फ्रेट सब्सिडी के मामले पर लचक के लिए ईसीसी का। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से यही लगता है कि ये इंक्वायरी रिपोर्ट असल में वजीर आजम के साथ दुश्मनी हुई है, उसको पता ही नहीं चला कि काम कैसे उतरा है उसका, यानी उन्हीं के वजह ने उसके खिलाफ जो है वो पूरा डॉक्यूमेंट बना के जिसके दलाल आपने दिए, तो फिर तो वजीर आजम आता है, तो ये तो वजीर आजम के साथ हाथ हो गया सबसे। वो माजी में लोग कहते थे ना किसी और के लिए कि अंग्रेजी में रिपोर्ट थी, बाद में समझ आई। तो मैं समझता हूँ अगर शायद पढ़ लेते तो बेहतर होता। मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं करना चाहता, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। मैं सिर्फ फेयरनेस की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो स्पिरिट था इंक्वायरी का वो अच्छा था कि जी कीमतों में इजाफा हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं समझता हूँ फरवरी में उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली चूँकि उसमें अपने लोग फंस रहे थे तो मामलात को डाइवर्ट करने के लिए ये माजी की तरफ चले गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप गलत काम करते हो तो फंस ही जाते हो। तो वो जो कागजात माशाल्लाह इन्होंने शेयर किए हैं वो तो अब शो करता है कि कलेक्टिव मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, उसमें तो हर वजीर आता है, लेकिन स्पेसिफिकली वजीर आजम पाकिस्तान की मंजूरी के साथ ये तमाम चीज़ें हुई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कागजात कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी, जवाब कोई ना कोई इनकी तरफ से आ जाएगा, सोचे समझे बगैर। साहब ये बता दें, आपका बयान आया था ये इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद, तो दोबारा बता दें कि इस रिपोर्ट को आप एक्सेप्ट करते हैं या मुस्तरद करते हैं, और दूसरा क्या इसे किसी कानूनी फोरम पे चैलेंज भी करेंगे, और तीसरा ये कि वो फरिश्ते हैं तो ओमनी ग्रुप वाले छोटे बड़े फरिश्ते हैं या क्या है? देखिए, मैंने इस इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से जब ये आई थी, मेरा पहला बयान भी ये था कि ये बदनीयती पर मबनी है। ये खाम खा में सिंध हुकूमत को इम्प्लिकेट करने के लिए, हमारे चीफ मिनिस्टर को इम्प्लिकेट करने के लिए एक कंस्पिरेसी रचाएगी। और मैंने आज जो आपके सामने चीज़ें पेश की हैं, मैं समझता हूँ इससे बड़ी चीज़ क्लियर हो जाती है कि मुराद अली शाह का तो इससे कोई लेना देना नहीं है सिंध हुकूमत का। अलबत्ता वफाकी हुकूमत का, इमरान खान साहब की हुकूमत का इससे डायरेक्ट लेना देना है। और मैं सिर्फ डिमांड ये कर रहा हूँ कि शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर हम सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई हुकूमत ऑपोजिशन नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होती है, तो मैं समझता हूँ फिर इमरान खान साहब को भी नोटिस जाना चाहिए था और इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, इंक्वायरी होनी चाहिए थी। जहाँ तक आपने ओमनी ग्रुप का सवाल पूछा, नासिर शाह साहब ने आपको फिगर पेश किया है, और ये फिगर सिर्फ हम 2017 का नहीं देते, हम 2014 से अगर आपको मिसाल दें तो टोटल जो शुगर सेक्टर को सब्सिडी दी गई है उसमें तकरीबन 15% शेयर है ओमनी ग्रुप का। 85% जो है वो बाकी लोगों को मिली है। वो बाकी लोग उसमें कौन हैं? उसमें वो लोग हैं जो कि खान साहब के माजी में बहुत बड़े इत्तेहादी थे, जिनके जहाज़ पे खान साहब घूमते थे। शायद हमारे सब्सिडी के पैसे से वो जहाज़ चल रहा था और हुकूमत बन रही थी। तो अगर हमारी बदनीयती होती, अगर हम किसी एक ग्रुप को फेवर कर रहे होते, तो फिर हम क्या बाकी शुगर मिल्स को ये सब्सिडी दे रहे होते? क्या हम उन शुगर मिल्स को ये सब्सिडी दे रहे होते जो कि बार बार हमें बुरा भला कहते हैं? हमने किसी शुगर मिल को सब्सिडी नहीं दी। हमारा बुनियादी मौक़िफ़ ये है कि सब्सिडी दी जाती है आपके फार्मर को, क्योंकि अगर मिलें गन्ना नहीं उठाएंगी तो आपका फार्मर फंसेगा। और आप सबको पता है कि इस मुल्क की 70% इकॉनमी जो है वो एग्रो बेस्ड है। अगर मैं समझता हूं कहीं पे गैर कानूनी चीज़ होती है, कहीं इम्पार्शियलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, तो जो कानूनी ऑप्शंस हर पाकिस्तानी के पास अवेलेबल है, तो वो सिंध हुकूमत के वज़रा के पास भी, हमारे लीडरान के पास भी है, कानूनी चाराजोई हम कर सकते हैं। लेकिन हम अभी भी समझते हैं कि जिन लोगों ने ये काम किया है वो अपनी इम्पार्शियलिटी शो करे, और इम्पार्शियलिटी शो करते हुए एक इसकी थॉरो प्रॉपर इंक्वायरी, बैलेंस्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। साहब, बात ये है कि जैसे अभी आपने बिल्कुल तफसीलन बताया कि कहाँ पे मीटिंग हुई, किसने किया, इजाज़त किसने दी, तो ये कैसे मुमकिन है कि वज़ीर आज़म साहब खुद भी इजाज़त दे
और खुद ही उसकी तहकीकात की इजाजत भी दे, तो ये आप समझते हैं कि ये होश हवास में काम हुआ है पूरा सब? देखिए, मैं कहता हूँ बातें करना आसान होती हैं, कागजात पढ़ना मुश्किल होते हैं। कागजात अगर किसी ने पढ़े होते तो मेरे ख्याल में शायद ये कागज़ इस रिपोर्ट में होता नहीं, लेकिन शायद जल्दी में वो कंपाइल कर ली गई। मैं खुद हमेशा कोशिश करता हूँ मैं इल्ज़ाम ना लगाऊं किसी के ऊपर, मैं कागजात पर मबनी बात करता हूँ और मैंने जो बात की है वो कागजात पर मबनी की है। तो मैं समझता हूँ जो मैंने सवालात उठाए इसका अगर कागजात पर मबनी जवाब आएगा तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मुझे पता है कागजात पर मबनी कोई जवाब नहीं आएगा। अभी इल्ज़ाम तराशी की सियासत स्टार्ट हो जाएगी, मेरे नासिर शाह साहब के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जो सवालात हैं वो बड़े पर्टिनेंट हैं और इन सवालात का जवाब पाकिस्तान की आवाम को मिलना चाहिए कि कौन लोग हैं जिनकी मंजूरी के साथ एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई चीनी की, जिसकी वजह से कमीशन कह रहा है कि कीमतों में इजाफा हुआ और गरीब आदमी का नुकसान हुआ। बतौर कानून के तालबे में आप ये बता सकते हैं कि इस इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट में जैसा कि आपने बताया वज़ीर आला तो इसमें उनका कोई किरदार नहीं है, जहांगीर तरीन साहब का भी कोई किरदार इसमें नजर आ रहा है या वो भी उसमें कोई बड़ी जिम्मा खासतौर पर उनका बताइए। देखिए, जो शुगर मिल ओनर्स हैं, जो शुगर मिल मालकान है, मैं समझता हूँ कि किसी न किसी ने तो प्रॉफिट इस दौरान किया है और मैं समझता हूँ कि उनसे सवाल पूछना चाहिए, जवाब तलबी होनी चाहिए। और जो मैंने जहांगीर तरीन साहब के स्टेटमेंट देखे हैं मीडिया पे, वो यही कहते हैं कि उनको कोई इशू नहीं है इन इंक्वायरी के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि जो शख्स जिसका दामन साफ है उसको इंक्वायरी से कोई इशू नहीं होगा। मैं तो सवाल ये उठा रहा हूँ कि जो मामला था वो मामला रिवॉल्व करता था प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में प्राइम मिनिस्टर को बचाने की कोशिश की गई है, प्राइम मिनिस्टर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश की है, जिनके मंजूरी के बगैर ये एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं दी जा सकती थी। अच्छा, कहा जा रहा है कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट के आने के बाद जो जिम्मेदार होंगे उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन जो सूरत हाल नजर आ रही है तो उसमें तो ऐसा लग रहा है कि ना सिर्फ बचा लिया गया है कुछ लोगों को, बल्कि अब मजीद कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि मिट्टी पाव वाली पॉलिसी अपनाई जाएगी। आपको ऐसा लगता है? मैं तो तहरीक इंसाफ से कानून की हुक्मरानी तवक्को करूंगा। मैं तो ये समझूंगा कि बेशक उनका वज़ीर आज़म सरबराह फंसे, वो कार्रवाई करेंगे। तो कहते हैं ना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो बार बार इस तरह के ऐलानात करते थे, नारे लगाते थे, तो वक्त आ गया कि साबित करें। गालिबन असद उमर साहब ने जब वो शुगर कमीशन के सामने पेश हुए थे, उन्होंने कहा था कि अब लोगों को फ़र्क पता चलेगा इमरान खान साहब का और बाकी लीडरान का। तो मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू उसके अंदर आना चाहिए। मैं अगेन बड़े एहतराम के साथ, मेरे इमरान खान साहब से सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, बट पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है वो, तो मैं उस ओहदे का एहतराम करता हूँ। मैं एहतराम के साथ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि बहैसियत वज़ीर आज़म अगर उन्होंने कुछ इक़दामात उठाए थे तो उनके ऊपर सवाल जवाब तो होना चाहिए ना। सवाल जवाब के बगैर तो मामला ख़त्म नहीं हो सकता। तो सवाल का जवाब मिल जाए, मामला ख़त्म हो जाए। सब ये बता दें कि इसमें कोई दो राय नहीं कि इस रिपोर्ट ने पाकिस्तानी सियासत में एक तहलका मचा दिया है। अब क्या होना चाहिए, क्योंकि हुकूमती जो बेंच हैं उनकी तरफ से ये आ रहा है कि अब नेब जो है ना मजीद कार्रवाई को आगे बढ़ाए, नेब को भेजा जाएगा इस रिपोर्ट में। लेकिन जो बाकी जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को एक्शन में आना चाहिए। तो आप सिंध हुकूमत की क्या राय है, क्या अदालतों के जरिए मजीद कार्रवाई हो या फिर नेब के जरिए जो है ना जिस तरह हुकूमत चाह रही है, क्या होना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ किसी के साथ बददियानती पर मबनी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। अगर किसी शख्स ने कोई गलत काम किया है, कार्रवाई हो, लेकिन जस्ट बिकॉज कि कोई आपका सियासी हरीफ है, जस्ट बिकॉज आपके सियासी इख्तलाफात हैं, मैं समझता हूँ उसके खिलाफ अगर इंक्वायरी होगी वो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना नहीं था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो मकासद थे। पहली चीज़, सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ आपको देना कि हम बड़े दिन से खामोश थे, हम जवाब नहीं दे रहे थे, चूँकि हमारा फोकस कोरोना वायरस था। हम समझते थे कि कोरोना वायरस एक बड़ा मेजर इशू है जिसके ऊपर सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन वो लगातार इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी था कि सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ऑन रिकॉर्ड आता, तो वो मौक़िफ़ आ गया। और जो इन कागजात का मुताला करने के बाद हमारे जहन में सवालात आए थे, वो सवालात हमने रेस किए हैं। अगर उसका प्रॉपर जवाब मैं समझता हूँ इंक्वायरी कमीशन की जानिब से आएगा, अगर वफाकी हुकूमत की जानिब से आएगा तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी। लेकिन जो कागजात मैंने आपको बताए हैं वो बड़े इनक्रिमिनेटिंग और डैमिंग एविडेंस है। ये कर क्या जाते हैं आप? साहब ये बता दिए, एक तो पूरा प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है एक्सपोर्ट करने के लिए इस शुगर को, तो जो एक्सपोर्टर है जिसने ये एक्सपोर्ट किया है उसने तो एक थ्रू प्रॉपर चैनल, जो कानून आपने और जो डिसीजन लेके कैबिनेट ने दे दिया है उसके तहत किया है, तो उन पर तो कोई कैसे इल्ज़ाम आ सकता है? एक बात। दूसरी बात ये कि
वजीर आजम खुद फंस रहे हैं जो टोटल जज से निकला, क्योंकि कैबिनेट की जो मंजूरी है, जाहिर सी बात है जब कैबिनेट इजलास होगा तो वजीर आजम उसको हेड करेंगे, मंजूरी उनकी है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे दिन नाअहल कहती है वजीर आजम को, तो खुद उनको नाअहल कराने के लिए क्यों नहीं चली जाती इस रिपोर्ट को लेकर? तो उसका जो कानूनी प्रोसीजर है वो प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा ना। मतलब हमारे कहने से वो नाअहल नहीं होंगे, अदालत में जाना पड़ेगा, और अदालत जो है, अदालत नाअहली का फैसला करती है। अगर कोर्ट से कोई ऑर्डर हुआ हो जिसके अंदर आपने उनको कन्विक्ट कर दिया होगा, उनको गिल्टी करार दे दिया हो, मैं तो कतई तौर पर ये नहीं कह रहा कि वजीर आजम गिल्टी हैं इस वक्त। मैं सवालात रेस कर रहा हूँ, जिस सवाल का जवाब आना चाहिए। मेरा ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है। मैं कतई तौर पर कागजात पर मबनी ये नहीं कह दूंगा फलां चोर है फलां डाकू है। मैं आज भी एहतराम के साथ सवालात रेस कर रहा हूँ, जिन सवालात का मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत की जानिब से जवाब आना चाहिए। मैं समझता हूँ ये जस्टिफाइड चीज़ है। एक बार जवाब आ जाता है, उसके बाद प्रॉपर इंक्वायरी के बाद जो अदालत फैसला करेगी, मैं समझता हूँ रूल ऑफ लॉ में जो बिलीव करते हैं लोग उसको फॉलो करेंगे। लेकिन आप शायद आए नहीं थे जब मैं शुरू में बात कर रहा था। सिर्फ ये जो तासुर था ना कि वजीर आजम ने बहैसियत हेड ऑफ काबीना ये फैसला किया है, बात उससे आगे है। वजीर आजम मिनिस्टर इंचार्ज कॉमर्स भी हैं, और ये जो समरी मूव की गई थी उनकी इजाज़त से, उनकी मंजूरी के साथ की गई थी। तो मैं समझता हूँ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो है, ए बहैसियत मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, नंबर 2 एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो दोनों चीज़ों पर मैं समझता हूँ वजीर आजम को जवाब देना चाहिए। जी, ये कर क्या परसों से सर कोरोना के जो मरीजों के आइसोलेशन वार्ड थे नहीं वो उनमें गुंजाइश खत्म हो गई है, और मरीजों और डॉक्टर के दरमियान ये जो मसला है उसमें झगड़े का बायस ही बन रहे हैं। डॉक्टर ने भी कह दिया है कि बाकी जगह खत्म हो गई है, अब कुछ और इंतजाम करना होगा। तो इस पर हुकूमत क्या कर रही है? आया कि इन बेड की दर बढ़ा रही है, और डॉक्टर ने ये मुतालबा किया कि सिक्योरिटी फ्रंट चीज़ें अब इलाज पहले जैसे नहीं रहे। इस पर माफिया क्या एक्शन करेंगे? अच्छा, मैं थोड़ा सा इस तासुर की तरदीद करना चाहूँगा। ये कहना कि सिंध भर में हस्पतालों में जगह नहीं रही है कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ट्रीट करने की, ये तासुर गलत है। कुछ हस्पतालों में जो कि प्राइवेट हस्पताल हैं उनके अंदर कैपेसिटी इस वक्त नहीं है, वो तमाम पेशेंट्स उनके पास मौजूद हैं, इसलिए वो नए पेशेंट्स नहीं ले सकते। जो हमारी सरकारी फैसिलिटीज़ हैं उसके अंदर आज भी कैपेसिटी है। और कल भी मुझसे कुछ मीडिया के दोस्तों ने सवाल पूछा था, कुछ और लोगों ने फ़ोन पर पूछा, तो मैंने उनसे पूछा कि जी मुझे बताइए किस अस्पताल ने, किस शख्स ने आपको मना किया है, तो मैं स्पेसिफिकली आपको जवाब दूं। तो मुझे उसका जवाब नहीं मिला। जो हमारे पास तफसीलात हैं, अभी भी सिविल हॉस्पिटल कराची में गुंजाइश है, लियारी जनरल हॉस्पिटल में गुंजाइश है, ओझा कैंपस में गुंजाइश है, हमारा जो फील्ड आइसोलेशन सेंटर है एक्सपो सेंटर का उसमें गुंजाइश है। तो ये कहना कि पैक टू कैपेसिटी हो गया है, ये तासुर गलत है। लेकिन हाँ, नंबर्स बढ़ रहे हैं, नंबर्स बहुत शार्पली बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है, जिसके लिए बार बार सिंध हुकूमत कहती है कि हमें रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है, हमें एहतियात और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, वज़ीर आला सिंध ने कल भी ईद की छुट्टियों के बावजूद हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग की थी, और उस मीटिंग का बुनियादी मकसद यही था कि हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं। माजी में सिर्फ आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर का केटर फॉर कर रहे थे, अब हमने HDU हाई डिपेंडेंसी यूनिट भी मुतारिफ कराया है, जिसके अंदर हमने बेड्स डाल दिए हैं और लोगों को वहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है। इस वक्त गालिबन तकरीबन कोई 70 या 75 लोग हैं जो कि HDU में भी ट्रीट हो रहे हैं। तो ये तासुर कि जगह ख़त्म हो गई है गलत है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि नंबर्स में बड़ा तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है, बड़ी ख़तरनाक है, और हम सबको बहैसियत ज़िम्मेदार शहरी के अपना अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, एहतियात के साथ काम करने की ज़रूरत है। कोरोना वायरस एक रियलिटी है, अब इस रियलिटी में कैसे सर्वाइव करना है, मास्क पहन के, समाजी फासला इख्तियार करके, बार बार हाथ धो के, ये वो तरीक़ेकार है जिसको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ अगर आप तमाम लोग मीडिया के इसी चीज़ को बार बार प्रोपोगेट करें तो एक आम शहरी भी इस चीज़ से कायल हो पाएगा। ये करके मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, यही फ़र्क है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और इमरान खान साहब में। हम समझते हैं इंक्वायरी हो जाए, इंक्वायरी कंप्लीट हो जाए, इंक्वायरी के बाद जो ड्यू प्रोसेस है वो होना चाहिए, उसके बाद कार्रवाई हो। मैं तो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा,
मैंने तो कतई तौर पर ये नहीं कहा कि वज़ीर आज़म नाअहल है, वज़ीर आज़म वो तो पता नहीं चोर करप्ट भी कह देते थे। मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की। मैंने बड़े एहतराम के साथ कुछ सवाल रेस किए हैं जो मैं समझता हूँ उनके लिए लाजिम है कि वो जवाब दें, चूँकि रिपोर्ट बड़ा क्लियरली कह रही है कि कीमतों में इजाफा एक्सपोर्ट की वजह से हुआ है। एक्सपोर्ट का फैसला वफाकी हुकूमत ने किया है, वज़ीर आज़म ने किया है। तो अगर इन सवालात का जवाब उनकी तरफ से आ जाएगा और उसके बाद एक जामे रिपोर्ट आ जाएगी जिसके बाद ड्यू प्रोसेस के बाद कार्रवाई हो, तो मैं समझता हूँ वो एक अच्छी चीज़ होगी। हम ड्यू प्रोसेस में बिलीव करते हैं, रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं। जी, ये सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक नहीं रखता, मगर एक इंसानी जान का मसला है, तो सवाल पूछता हूँ। कलीम इमाम के दौर में सब गवर्नमेंट खत्म हुई थी कि आईटी एक ग्रैंड ऑर्गेनाइजेशन से बड़ी है, नया आईटी आ जाएगा, सब सुकून हो जाएगा। और कोरोना वायरस की ताज़ी सूरत जो है इसमें सिंध के मुख्तलिफ इलाक़ में पुलिस जाली मुकाबला का सिलसिला शुरू किया है। सांगड़ पे आपने एक इंक्वायरी बनाई है। एक नौकोट में नौजवान था, मोटरसाइकिल चोरी में कराची की पुलिस 28 रमज़ान को जुमे के दिन, यानी एक दिन चांद रात है, यहाँ इतनी लॉकडाउन इमरजेंसी में कराची से एक करोला में, वाइट करोला में जाती है बगैर नंबर प्लेट के, और सुबह फजर को उस बंदे को, नौजवान को नींद से उठा के नाम पूछ के गोली मारती है। कल पब्लिक सेफ्टी कमीशन का चेयरमैन गया था, आपका डिग्री का MP जो है वो भी उधर गया था, दूसरे इस पार्टी के लोग भी गए थे। एक हफ्ता हो गया है, उस बंदे के ऊपर कोई एफआईआर नहीं थी। उसको ऊपर इल्ज़ाम ये था कि कराची में मोटरसाइकिल चोरी हुआ है, वो उनके घर बदा हुआ है। यानी इतनी इमरजेंसी में कराची पुलिस धीरे जवाहर मोटरसाइकिल में थे, क्या थे, वहाँ गई। आज एक हफ्ता हो गया है, वो पूरे लोग एहतजाज कर रहे हैं। एक इंक्वायरी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर नहीं हो सकती, तो लोगों के सामने दूसरे चाह रहे हैं कि हमें शफाफ इंक्वायरी हो। नसीर चांजो नाम है, नवपुर थाना है डिस्ट्रिक्ट का। 5 जिले क्रॉस करके कराची पुलिस गई है। 28 रमजान को जुमे के दिन शहरी के वक्त नौजवान को कत्ल किया। आपने जो जिक्र किया सांगड़ का, उसमें तो आप केल में हैं कि फौरी एक्शन हुआ, SP को भी वहाँ से हटा दिया गया और इंक्वायरी कराई जा रही है। उनके जो लवाहिकीन हैं उनकी मर्जी से ही, और जो एक बहुत अच्छे पुलिस अफसर हैं वो उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। ये जो आप दूसरी बात कर रहे हैं इसकी भी इंक्वायरी कराएंगे। उस पर आपके इल्म में है कि हमारे पीपल्स पार्टी के MP भी वहाँ पे गए हैं, दीगर लोग भी हैं, उसका भी CM साहब ने नोटिस लिया है और वो भी आपके साथ जो इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी शेयर करेंगे। कल मैंने पर्सनली भी, चूँकि आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया था, हमारी लोकल क़यादत ने भी पुलिस से रुजू किया। मैंने पर्सनली DIG मीरपुर ख़ास से बात की है और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि इसकी फ्री और फेयर प्रॉपर इंक्वायरी कराई जाएगी और जो फाइंडिंग होगी वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी। SOP जी ख़बर हले पई त सिंध असेंबली या SOP हूंदी त 60 साल खां वॾी उमिरि जो जेको मेंबर आहे उहो शिरकत न करे सघंदो, शुगर ऐं ब्लड प्रेशर जो जेको मरीज़ आहे उहो बि शरीक न थींदो। छा या मुखालिफ़ ज़ुरा जवान खे इजलास में रोकण जी का साज़िश आहे? देखें, मुख्तलिफ ये SOPs इसलिए हैं कि जिस तरह नेशनल असेंबली में भी इन पर अमल हुआ था और यहाँ पे भी, और हमने आपस में इस पे मीटिंग भी हुई है, जो भी हमारे पार्लिमानी लीडर्स हैं और अपोजिशन लीडर्स जो हैं उनके साथ, उसमें कुछ चीज़ें तय हुई हैं, उन्हीं पर अमल किया जाएगा। और मे बी जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उन्हें कोई इजाज़त दी, खुसूसी तौर पर इजाज़त दे दी जाए और SOPs के तहत जिसमें उनके लिए मास्क बहुत ज़रूरी हो। SOP फॉलो नहीं करेंगे। साहब आप लोगों ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौजू से हटके सवालात ले लिए तो हम भी कर लें। सिंध के एजुकेटेड गवर्नर सिंध ने फरमाया कि जिस तरह हमने चीनी स्कैंडल की शफाफ तहकीकात करी है उसी तरह हम तैयार हादसे की भी शफाफ तहकीकात करेंगे। तो क्या समझते हैं आप 97 शहदा को इंसाफ मिलेगा? देखें, इंतहाई अलपनाक और अफसोसनाक हादसा हुआ और इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए। उस दिन सईद गनी साहब ने भी इस पर बात की है, हम भी चाहते हैं, हम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं है, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते कि किसी को ओहदा छोड़ देना चाहिए या दीगर चीज़ें हों, लेकिन बिल्कुल शफाफ मेरिट पे ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो, जिस तरह बैनुल-अक़वामी तौर पर होती है। अगर किसी दुनिया में कहीं भी इस तरह का हादसा होता है जो उसमें चीज़ें शामिल की जाती हैं, जो मयार है वही मयार यहाँ पे होना चाहिए,
तो अगर इंटरनेशनल पाल्पा तंजीम के लिए कहा गया है तो उनका नुमाइंदा ज़रूर हो, लेकिन ये बहुत सीरियस इशू है, इसको उसी तरह टैकल होना चाहिए टेक्निकली तौर पर भी, और ट्रांसपेरेंट तरीके से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इतनी बड़ा हादसा हुआ, इतनी जानें गई हैं जिनका इजहार भी नहीं किया जा सकता, दिली तौर पर दुख है और पूरी कौम को इसका दुख है। तो हम सब चाहते हैं कि इसके सही इंक्वायरी हो, और इसमें कोई सियासी तौर पर हम बात नहीं करना चाहते कि ये मुतनाज़ा हो, इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। शाह साहब ये बताइएगा कि आमतौर पर ये महसूस था कि ये लॉकडाउन जो है ईद के बाद खत्म हो गया, और ये अब कल जो है वो जुमा है, और आपकी जानिब से ये ऐलान किया जाता रहा है, बल्कि शायद 31 मई तक नोटिफिकेशन भी है कि हर जुमे को 12 से 3:30 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। तो अब तो जुम्मतुल अलविदा भी चला गया और रमजान भी खत्म हो गया, तो जो कल आने वाला जुमा है उसमें 12 से 3 बजे तक लॉकडाउन होगा या नहीं होगा? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि 31 मई तक तो नोटिफिकेशन है, और लॉकडाउन की ज़रूरत अपनी जगह पे अहमियत है। जो SOPs और दीगर चीज़ें, एहतियाती तदाबीर सबको इख्तियार करनी पड़ेंगी। एक चीज़ दोबारा वजाहत कर दूं कि मसाजिद पर कभी भी लॉकडाउन नहीं रहा, लेकिन दीगर जो रोड कह लें, दीगर इलाके कह लें, उन पर ज़रूर है, और इस दफ़ा भी वैसे ही रहेगा। जो तरीक़ेकार है उस पर अमल होगा। हम सबसे हमेशा ये रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि एहतियात बरतें। आपने ख़ुद अभी क्वेश्चन रेज़ किया कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को नहीं लिया जा रहा, किस वजह से नहीं लिया जा रहा? अगर कहीं पे कोई शिकायत आई है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से, हालांकि कैपेसिटी हमने बहुत ज़्यादा बढ़ाई है पूरे सूबे में, तो हमारे पास इस वक्त भी अवेलेबिलिटी है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स अगर फुल हो गए, जो उनकी कैपेसिटी है, तो वो नहीं लेते। वो फुल क्यों हुए हैं कि ये वायरस फैला है। और जो हम शुरू से बात करते थे, 26 फरवरी से जो हमने बात की, 27 फरवरी से जिस तरह चेयरमैन साहब के अहकामात पर या चीफ मिनिस्टर साहब ने जो टास्क फोर्स बनाई माहिरीन की, जो वो हमें कहते रहे, जिस पर हम मुख्तलिफ अमल करते रहे, जिस पर हम पर तनकीद भी हुई, लेकिन उस पर दीगर सूबों ने अमल भी किया। इवन इस्लामाबाद में भी उस पर अमल हुआ, लेकिन तनकीद सिर्फ सिंध गवर्नमेंट पर की जाती रही। जी, अपोजिशन लीडर ने कल कहा है कि मैं वजीर आज़म से फिर कहता हूं कि सिंध हुकूमत को आखिर मोहलत क्यों दी जा रही है? तो क्या असबाब हैं? कौन सी डॉक्टर हैं? कोई पाशा डॉक्टर हैं? क्या है जो सिंध हुकूमत को खत्म करने के लिए बेचैनी इनके दिल में इतनी है कि मुतालबात आते जा रहे हैं कि सिंध हुकूमत को फौरन खत्म करो? इस तरह की बेचैनी, बेकरारी, बेताबी और मुस्तरबी का इलाज मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं वो कहूँ। ये वो चीज़ है जो इनको परेशान किए हुए है। तो देखें क्या होता है, और ये शुरू से ही है। आपने देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि सिंध गवर्नमेंट के लिए बहुत कोशिश की गई कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ना बने। सिंध की अवाम ने अल्लाह की मेहरबानी से हमें 2008, 2013 से भी ज़्यादा नशिस्तें सिंध में पीपल्स पार्टी को मिली, सिंध हुकूमत बनी। फिर जो कारकर्दगी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की रही है, आप कंपेयर कर सकते हैं जो भी दीगर तमाम चीफ मिनिस्टर साहिबान सूबों के, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, लेकिन आप खुद कंपेयर करें कि किस चीफ मिनिस्टर की कारकर्दगी बेहतर रही है। ये चीज़ें उनसे हजम नहीं होती, और फिर वो इस तरह की बातें शुरू दिन से कर रहे हैं। गवर्नर राज की बात करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग की बात भी बड़े फखरिया तौर पर इनकी तरफ से आई कि जी हम ये कर देंगे, वो सब चीज़ें आपके सामने हैं। तो ये जो इस्तराबी है, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। ये इनकी बातें हैं, ये सुनते रहा करें, इन पर कान न धरें, ध्यान न दें। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ज़ाती तौर पर मेरे लिए ये बहुत मोहतरम है जो यहाँ की बात करते हैं, लेकिन इनकी अपनी क़यादत जो है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, ज़ाहिर है इनसे सीनियर है, वो कह चुके हैं, इनकी तमाम बातों को वो रद्द कर चुके हैं, और वो कह चुके हैं कि इनका जहनी खलल है। आप एक एक की बात पूछ लें। गवर्नर राज की बात की गई तो इनके फेडरल जो मिनिस्टर साहिबान हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत बात है। इनमें से
किसी ने ये कहा कि जी सिंध गवर्नमेंट जो है वो गलत आदाद शुमार दे रही है, फिगर्स दे रही है, इसको भी वहाँ से कहा गया कि ये गलत कह रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ों, कभी असद उमर साहब ने इनको झुटलाया, कभी जफ़र साहब ने इनको झुटलाया, दीगर इनके जितने भी हैं लीडरशिप, उन्होंने कहा कि ये गलत कह रहे हैं। तो आप क्यों अहमियत देते हैं? हमने तो कभी इनका जवाब नहीं दिया। आज ये रोज़ आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। हम तो कहते हैं ये फजूल, ये लोग फजूल नहीं है, इनकी बातें फजूल है। ये दोबारा मैं कह दूं कि ये फजूल नहीं है, इनकी बातें जो है वो फजूल है। और आप अपना वक्त ज़ाया ना किया करें इस तरह के फजूल कामों में। सिंध हुकूमत जो है लॉकडाउन की हामी है, लेकिन 27 रमजान को शराब की दुकानें खोलने का परमिट दिया गया। लाड़काना जैकाबाद में जो वीडियो वायरल हुई, शराब की दुकानें बड़ा रश क्या पहले इसका मौक़िफ़ जी, उसका चीफ मिनिस्टर साहब ने नोटिस ले लिया है और वो इंक्वायरी भी हो रही है और उस पर एक्शन भी हो रहा है। आप सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उस पर सीएम साहब ने एक्शन लिया। थैंक यू। मैंने बता दिया ना कि गलत बात थी, उसका सीएम साहब ने नोटिस लिया है और उस पर एक्शन भी लिया जा रहा है। एक वजीर एक्साइज को भी इन्वॉल्व करेंगे इस तहकीकात? उसकी चेक हो रहा है सारा। मैं आपको एक और अर्ज कर दूं कि ये जो कुछ दोस्तों ने वैसे भी बात की थी, ख़ास तौर पर ये जो हादसा हुआ और उसके बाद डीएनए की जो बात आ रही है सामने, जो हो रहे हैं, तो मैं आपके इल्म में भी है कि सिंध में एक बहुत अच्छी लेबॉर्ट्री इसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने कायम की, जिस पर इस वक्त वो टेस्ट हो रहे हैं। और इस वक्त तक 12 के करीब जो हैं वो सैंपल्स जो हैं उनके रिजल्ट आ गए हैं और बाकी भी आ रहे हैं। ये भी मैं आपको अर्ज़ करूं कि अगर आप मवाजना करेंगे जो पहले हादसे हुए हैं और उनके जो रिजल्ट आते थे, उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगा, कई हफ्ते लगे, बल्कि कुछ के तो आखिर तक ट्रेस नहीं हो सके और उनके रिजल्ट नहीं आए। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। तो सिंध गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर अपना काम कर रही है। हमें पूरा एहसास है उनके जो लवाहिकीन हैं, उनके जो अजीज़ व कारब हैं, उनके दुख का, उनके कर्ब का और उनकी जहनी अजियत का, कि वो उस वक्त किस तरह दो चार हैं। तो इसलिए पूरी कोशिश की जा रही है। चीफ मिनिस्टर सिंध खुद भी डेली वहाँ पे उन्होंने पूछा है कि इस पे एक्सपीडाइट हो। हमारी मिनिस्टर हेल्थ जो हैं अजरा पेचू साहिबा, वो भी बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं ताकि जल्दी ये सारे रिजल्ट आएँ और उनके लवाहिकीन की परेशानियाँ जो हैं वो कम। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।